हेलो प्यारे बच्चों। आप लोग के एंड सेम के एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। एक हफ्ते के अंदर आपके एग्ज़ाम हैं। आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ, आज मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। खास तौर पे जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में, वो मैं डिस्कस करूँगा। इसके लिए मैंने लगभग पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर को सारे जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन और लॉन्ग के लिए भी हैं, वो मैंने यहाँ पर इस PDF में आपके सामने इकट्ठा किया है। यहाँ पर जो हम 20-25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 2 नंबर में पूछे जाते रहे हैं और उन्हीं को थोड़ा सा एलेबोरेट करके लॉन्ग में भी पूछा जाता रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो आप ये पाएंगे कि AKTU या जनरली कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ही इनोवेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछती हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को ही मिला के तोड़ मरोड़ के थोड़ा बहुत आगे पीछे करके डाटा चेंज करके या 2 को मर्ज करके 1 को 2 में स्प्लिट करके ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इनोवेशन के नाम पर इतना ही यहाँ पर होता है। तो आपके सामने ये एक अच्छी स्थिति है कि आपको ऐसा नहीं है कि सोचे पता नहीं क्या पूछ लें, जो पहले पूछे जा चुके हैं उन्हीं के ही तोड़ मरोड़ वाले वर्जन आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और फिर हम उनके आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से इस एक सिंगल वीडियो से आप समझ लीजिए आप अपनी तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लोगे, क्योंकि यहाँ से आपको एक रिवीजन भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको एक फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा लिखना कैसे है। तो इस वीडियो में मैंने जो आंसर शेयर किए हैं वो आपको इस बात के बारे में बताएंगे कि आपको लिखना कैसे है। देखें, और डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको कहाँ से ये PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा वो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से पहले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं और फिर हम इनके आंसर्स की बात करेंगे। देखो, क्वेश्चंस की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ईयर वाइज हैं। मतलब जो नंबर 1 पे क्वेश्चन है वो बिल्कुल रिसेंट है, पिछला में जो अभी सेमेस्टर 2 गया था 23-24 सेशन का, 24-25 सेशन 23-24 सेशन का, उसका है। तो आप जरा देखें यहाँ पर क्या है। ये क्वेश्चन आपसे लिखा है कि द बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ द प्लैंक रेडिएशन लॉ। प्लैंक रेडिएशन लॉ का बेसिक पॉस्टुलेट पूछा गया है। उसके साथ आपसे पूछा गया है कि पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है उसके बारे में बताइए। ये पिछले सेमेस्टर के क्वेश्चन है। व्हाट हैपन इफ द विड्थ ऑफ स्लिट इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। आपने डिफ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे पूछा रहा है कि मेटास्टेबल स्टेट क्या होते हैं, लेजर में इसका रोल कहाँ होता है, इसके बारे में लिखें। तो लेजर का ये है। सुपर कंडक्टर में वॉर्टिक्स स्टेट क्या होती है। मैं ये कहूँगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पहली बार ये क्वेश्चन आज तक के इतिहास में पूछा गया है। पिछले 5-6 सालों की मैं बात कर रहा हूँ और एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बहुत मुश्किल होता है इसका जवाब देना अगर सही से नहीं मालूम है तो। उसके बाद स्कैटरिंग क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर में, समझाएं। ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो कि जनरली ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाती, वो जनरली घिसे पिटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज समथिंग न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद एक बहुत ही पुराना क्वेश्चन, पिटा हुआ क्वेश्चन मैं कहूँगा कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन इन द क्वांटम मैकेनिक्स। वेरी वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता रहता है। उसके बाद कि व्हाई मैक्सवेल प्रपोज द करेक्शन इन एम्पियर लॉ। लॉन्ग क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है और 2 नंबर में ये पूछ लिया गया कि मैक्सवेल ने करेक्शन क्यों किया। उसके बाद रेले क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन। मैं ये कहूँगा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले 5 सालों में 5 मतलब 5 दूनी 10 सेमेस्टर की बात हुई तो 10 सेमेस्टर में कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है। सो दिस इज यू कैन से वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी हो गया इसके लिहाज से, जो कि बार पूछा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 के पास आप देखें, ये पूछ रहा है कि वाई हीलियम नियॉन इज सुपीरियर देन द रूबी लेजर। जब भी हीलियम नियॉन लेजर पढ़ा जाता है तो ये बात जरूर पूछी जाती है कि हीलियम नियॉन कैसे रूबी लेजर के कंपैरिजन में अच्छा है, बुरा है, लिमिटेशन है, क्या है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है कि स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बारे में हमें कंपेयर करिए। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज, विच वन इज़ ग्रेटर, विच वन इज़ एप्लीकेबल फॉर विच काइंड ऑफ पर्पसेस, वो सारा यहाँ पर होता है। उसके बाद फिर नैनो साइंस में आपके पास पूछा जाता है कि टॉप डाउन बॉटम अप अपरेट क्या होती है। अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। फिर क्वांटम मैकेनिक्स से एक सवाल पूछा जाता है कि डिफरेंस बताइए फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में। फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पर उनके बीच में जस्ट आपको 2 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंसेस पूछिए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है इंटरफेरेंस का, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, लॉन्ग के लिए भी और यहाँ पर 2 नंबर के लिए भी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी बहुत बार रिपीट हुआ है मैं कहूँगा। उसके बाद फिर सिंगल और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं। तो एक तो 2 तरह क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, एक तो ग्रेडेड इंडेक्स स्टेप इंडेक्स का डिफरेंस पूछते हैं और दूसरा सिंगल मोड और मल्टी मोड का पूछते हैं। तो सिंगल मोड मल्टी मोड यहाँ पर आपसे पूछा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या कॉम्पटन इफेक्ट को विजिबल लाइट से देखा जा सकता है। नहीं
नहीं देखा जा सकता तो क्यों नहीं देखा जा सकता, यानी ये ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट से हो सकता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये पहली बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब भी पूछा गया एक ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन है आपके पास, ये भी थॉटफुल क्वेश्चन है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था, आखिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब भी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बताया जाता है तो जरूरी उसके पीछे पर्पस बताया जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूफ कर दिया था, किस चीज़ को इसने समझाया था लोगों को, तो उसी को हम उसका ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें इंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या अंतर है। उसके बाद फिर है कि अगर हम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास डिफ्रैक्शन में बहुत सारे स्लिटें जोड़ दोगे तो डिफ्रैक्शन पैटर्न पे क्या असर पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आया था क्वांटम वेल क्या होता है। फिर आया था क्वेश्चन कि एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोण के बारे में अंतर बताइए, उनमें क्या क्या होते हैं। और फिर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ये पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट केस में डार्क क्यों हो। बाद स्किन डेप्थ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्किन डेप्थ पे, ये भी दो तीन बार पूछा गया है पिछले 10 पेपरों में, यानी 5 साल या 10 सेमेस्टर जो एग्जाम हुए हैं, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर चूंकि फिजिक्स आती है तो वहाँ पर स्किन डेप्थ के बारे में बात हुई है। उसके बाद डिस्टिंग्विश करिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव को। और एक 25वां क्वेश्चन है कि एक्सटेंडेड सोर्सों की इंटरफेरेंस में आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में समझाएं। तो इस तरह से करीब करीब मैंने 25 क्वेश्चन उन सालों में छांटे हैं जो कि अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनको मैंने यहाँ हटा दिया है और थोड़ा सा यूनिक, एक अगर वो 5 बार आए तो मैंने एक बार यहाँ पर लिखा है। कुछ इस तरह का ये पूरा PDF तैयार हुआ है। चलिए जल्दी से हम इनके आंसर्स की तरफ जाते हैं। और आपको बिल्कुल देखो यहाँ आपका सीधा सा मतलब क्या है, आपको इस वीडियो क्यों देखना है, क्योंकि यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है और भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और वो आपको समझना है। क्योंकि आपने अगर प्रॉपर तरीके से आंसर करना सीख लिया देन आपकी शिकायत नहीं रह जाएगी मेरे ख्याल से कि पेपर ठीक से चेक नहीं होता, कॉपी ठीक से चेक नहीं होता। ऐसा नहीं है, मतलब हो सकता है, एक्सेप्शन तो हर तरफ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100 में से 100% में सही हूँ, लेकिन ये गड़बड़ी 10% से ज़्यादा की नहीं है। सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक पॉस्टुलेट ऑफ द प्लांक रेडिएशन लॉ। प्लांक रेडिएशन लॉ आखिर कब किस आधार पर बना था, उसका बेसिक पॉस्टुलेट क्या था। तो जल्दी से मैं आपको बताऊंगा प्लांक रेडिएशन लॉ जो था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए बनाया गया। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में जिस तरह से इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेवलेंथ के साथ में, आखिर वो ऐसा क्यों था, इस बारे में कोई बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रहे थे। वीन के लॉ थे, रेले के लॉ थे, बट एक कोई ऐसा सिंगल लॉ नहीं था जो कि हाई वेवलेंथ दो वेवलेंथ दोनों पर इस बात को समझा पाए कि ये स्पेक्ट्रम कैसे रिप्रोड्यूस किया जा सकता है थ्योरी के थ्रू। तो प्लैंक ने क्या किया था, प्लैंक ने उसको उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए कुछ पॉस्टुलेट्स बनाए थे। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भाई वो जो पॉस्टुलेट्स थे वो क्या थे, मुझे बताइए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि प्लैंक रेडिएशन लॉ डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहली बात है स्पेक्ट्रल डेंसिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो था फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ, रेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रल डेंसिटी को समझाता है, वो जो एमिटेड होती है किसी ब्लैक बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम में एक गिवन टेम्परेचर पर थर्मल इक्विलिब्रियम में जो रेडिएशन एमिट होता है ब्लैक बॉडी के थ्रू, उसको समझाने के लिए प्लैंक रेडिएशन लॉ यहाँ पर बनाया गया था। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि द फंडामेंटल पॉस्टुलेट्स ऑफ अंडरलाइंग इस लॉ के क्या थे। पहला था एनर्जी क्वांटाइजेशन, ये सबसे बड़ा फैक्टर था जो कि प्लैंक ने समझाया था कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती है, एनर्जी का क्वांटाइजेशन नेचर होता है। मतलब ये ऐसा कुछ था कि कोई सिस्टम ऐसे भी हो सकते हैं, प्लैंक ने सबसे पहली बार इसके बारे में बताया कि जो कि एक निश्चित मात्रा में एक पैकेट के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और फिर पैकेट के फॉर्म में एनर्जी को बाहर एमिट भी कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली इससे पहले बहुत सारे प्रयोग यही बता रहे थे कि एनर्जी कंटिन्यूअस चीज़ है, एक क्लासिकल उसका व्यू यही था कि एनर्जी कंटिन्यूअस होती है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड द क्वांटा। एनर्जी पैकेट के फॉर्म में उन्होंने कहा क्वांटा के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो सकती है या एमिट हो सकती है। और द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी एंड एक्सप्रेस बाय द रिलेशन E बराबर h न्यू, जहाँ पर h जो था वो प्लैंक कांस्टेंट माना गया था। तो पहली बार प्लैंक ने एनर्जी क्वांटाइजेशन, ये वर्ड आप जरूर यूज करिएगा, एनर्जी क्वांटाइजेशन को उन्होंने समझाया था कि ऐसे सिस्टम भी हो सकते हैं, ऐसे क्वांटम ऑसिलेटर हो सकते हैं जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करें इन द फॉर्म ऑफ द क्वांटम पैकेट्स। ओके, उसके बाद फिर उन्होंने एक ऑसिलेटर मॉडल को प्रपोज किया था कि ब्लैक बॉडी को हम मान सकते हैं बहुत सारे क्वांटम ऑसिलेटर से मिलकर बने हैं। ये बेसिक पॉस्टुलेट उन्होंने कहा था कि एटम इन ब्लैक बॉडी एक्ट्स लाइक अ हार्मोनिक ऑसिलेटर that can occupy discrete energy levels and transition between these levels result in the emission of the absorption of quanta। तो क्या कह रहे हैं
उन्होंने कहा था कि जो क्वांटम ऑसिलेटर्स होते हैं, एटम चूँकि उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी, एटम के मॉडल की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जो कि बोहर ने 1914 में डिस्कवर किया था। तो 1900 में उन्होंने कहा था कि जो एटम्स होते हैं, क्योंकि एटम की बात चल रही थी, वो एक ऑसिलेटर की तरह से होते हैं, एक ऐसे ऑसिलेटर जो कि एनर्जी को एक डिस्क्रीट फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में एमिट करते हैं। तो ऑसिलेटर मॉडल बनाया था और उसके एनर्जी को उन्होंने क्वांटाइज किया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एप्लीकेशन, इसके बारे में बात की थी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी इन डिफरेंट ऑसिलेटर्स में, वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। ये थोड़ी सी हायर सी चीज़ आपके पास मैं बता रहा हूँ, लेकिन है ये ट्रुथ कि उस समय चूँकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बहुत ही ज़्यादा डेवलप स्टेट में थी, तो जब प्लैंक ने, जो कि एक थर्मल फिजिसिस्ट थे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बहुत अच्छी जानकारी रखते थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास ये जो बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये किस लॉ को फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। तो दीज थ्री आर द बेसिक पॉस्टुलेट जिसके आधार पर प्लैंक ने अपना रेडिएशन लॉ बनाया और बहुत ही सक्सेसफुल लॉ था। तो वहाँ पर आप देखो, दिस पॉस्टुलेट्स लेड टू द formulation of Planck law, which accurately describe the black body radiation and resolve the ultraviolet catastrophe prediction of the classical mechanics। अगर आप मेरे पिछले जो लेक्चर जाके देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के, इसमें मैं डिटेल में बताया है कि ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ क्या था। हालांकि अभी इस समय अगर आप नहीं देखा है, आपके बारे में नहीं जानते, तो कोई बहुत नेसेसिटी नहीं है कि आपको जाके देखना ही देखना है, बट फिर भी आप अगर जिज्ञासु हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर? आखिर पॉइंटिंग वेक्टर कहाँ यूज होता है? तो पॉइंटिंग वेक्टर जो टर्म है ये यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर। पॉइंटिंग एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार ये बारे में बताया था कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है तो उसकी एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। क्यों इस तरह के सवाल आए, जरा सा समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह के सवाल इसलिए आए बच्चों क्योंकि हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मान लो कि उसमें जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इस तरह से एक प्लेन में ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, जैसे यहाँ आप देखो इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेट करता है। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपका अगर वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक कंपोनेंट आपका बी डायरेक्शन में है, तो पॉइंटिंग सबसे पहली बार कहते हैं कि जो आपके इन दोनों एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन होगा उसकी वजह से जो एनर्जी होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर फ्लो करेगी, यानी एस जो होगा वो ई के भी परपेंडिकुलर होगा और साथ ही साथ बी अपॉन म्यू नॉट जिसको एच लिखा गया उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से पॉइंटिंग वेक्टर वो वेक्टर है जो बताता है कि एनर्जी का फ्लो कैसे होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में। तो जैसे यहाँ पर देखो लिखा है कि द पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शनल एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी पर यूनिट एरिया को एनर्जी फ्लक्स कहते हैं। तो द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। दिस इज द की पॉइंट। Pointing vector is associated with the flow of energy flux, direction of the energy flux flow in an electromagnetic field. It is described by the formula S is equal to E cross H। इस फॉर्मूले से इसको एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, H जो है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हो। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर इंडिकेट्स द पावर पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये है तो हमें एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से लें और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी पावर, कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम फ्लो हो जा रही है किसी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उससे हम पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन शो करती है कि प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, जो वेक्टर के की जो डायरेक्शन है वही वेक्टर के की डायरेक्शन ही एस की डायरेक्शन है। तो वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है, एनर्जी भी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो समराइज कर सकते हैं तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है पॉइंटिंग वेक्टर का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी फ्लो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर एस होता है ये दिखाता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी प्रोपगेट कर रही है। और दूसरा ये एनर्जी ट्रांसफर के रेट को शो करता है, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पावर पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर इज क्रूशियल इन द फील्ड लाइक एंटीना थ्योरी। तो आप अगर फिजिक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दिखा दो, आपसे जो पूछा गया आप उसकी परिभाषा लिखो और बीइंग एन इंजीनियर उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन लिख दो, यू विल
बीट द बुल्स आई, ये हो जाएगा हिट द बुल्स आई। तो आपका जो पॉइंटिंग वेक्टर की जानकारी होती है एंटेना थ्योरी, वेव गाइड थ्योरी और एनर्जी ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा होता है और एक इंसाइट प्रोवाइड करता है किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेस में मूव कर रही है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू राइट इन द पॉइंटिंग वेक्टर केस, ठीक है, ये आपको लिखना होगा वहाँ पर। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और वो कहते हैं कि इफ़ेक्ट क्या होगा अगर स्लिट की विड्थ लेस कर दें वेवलेंथ ऑफ लाइट से। देखो इसको मैं जरा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास जो वेव है उसकी अपनी वेवलेंथ है, ठीक है, ये जो दो ट्रफ और ड्रो क्रस्ट के बीच की दूरी होती लगातार उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, दिस इज द वेवलेंथ। मान लो ये है आपका 5000 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी वेवलेंथ है। आपने उसको एक ऐसे जगह पे गिराया जहाँ एक स्लिट है। अब जो स्लिट है इसकी विड्थ मान लो 2000 एंगस्ट्रॉम, इतना महीन स्लिट बनाया, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो स्लिट की विड्थ है वो लैम्डा से कम है, काफ़ी कम है, कहाँ 5000 लैम्डा है, कहाँ 2000 है। तो ऐसे केस में जब ये लाइट इसको पार करेगी और दूसरी तरफ जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, उस एरिया में क्या होगा जहाँ पर ये ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट इस स्लिट से गुजर करके आगे बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है मैक्सिमाइज डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट किसी एक ऐसे जगह से गुजरती है जो कि बहुत ही नैरो हो, बहुत ही शार्प हो, तो लाइट का जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है वो वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ता, लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। ये डेविएशन मैक्सिमम तब होगा जब उस ऑब्स्टिकल का डायमेंशन और आपकी लाइट की वेवलेंथ का डायमेंशन सेम होता है। लेकिन यहाँ तो ऑब्स्टिकल तो बहुत ही नैरो है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर लिखा है कि when the width of slit is smaller than the wavelength of the incident light, significant diffraction occur, मतलब अच्छा खासा डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन मतलब लाइट जाएगी और बहुत दूसरी तरफ जाएगी तो बहुत ज़्यादा अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगी, बिखर सी जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है the light spread out widely after passing through the slit and the slit may act like a point source emitting light uniformly in all directions. So this phenomena is due to the wave nature of light and is described by the Huygens principle. So when the light passes through a slit narrower than the wavelength, significant diffraction occurs. Now this is the something जो कि आपका की पॉइंट है जो यहाँ से लेना है कि क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगा। अब मैं एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बना करके। चलिए इस डायग्राम को बनाने के लिए सोचें। मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ कहें कि ये हमारी स्लिट थी, ठीक है, ये हमारा स्लिट, ये आपकी स्लिट है, इधर से लाइट आती है, तो लाइट आई, जैसे लाइट यहाँ जाएगी तो लाइट अपने रास्ते से बहुत ज़्यादा डेविएट करेगी, इस तरह से लाइट सभी दिशाओं में फैल जाएगी, ये आपका लाइट का बिखराव हो जाएगा। तो सीधे जा कर के स्लिट से निकल के ये सभी दिशाओं में इस तरह से फैल जाएगी, तो बिल्कुल चारों तरफ लाइट का बिखराव हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, ये कोई स्लिट एक पॉइंट है और उस पॉइंट से हमारी जो लाइट है वो चारों तरफ इस तरह से डिफ्रैक्ट हो गई, पूरी तरह से डिफ्रैक्ट हो, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन आप कह सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जबकि लाइट किसी नैरोअर यहाँ नैरो सेंस मतलब क्या है, उसकी विड्थ वेवलेंथ की विड्थ से कम है, तो सिग्निफिकेंट डिफ्रैक्शन होगा। तो अब इसी चीज़ को अगर पॉइंट वाइज फॉर्म में आप कन्वर्ट करें तो पहला तो इन्हेंस डिफ्रैक्शन इन्हेंस कर जाएगा, सो लाइट स्प्रेड आउट वाइडली एंड क्रिएटिंग अ ब्रॉड डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा। लेकिन जब जाहिर सी बात है उधर लाइट तो एनर्जी है, क्रिएट तो हो नहीं सकती, तो जब वही एनर्जी बाहर निकली और बड़े एरिया में फैल गई तो हर पर्टिकुलर जगह पर उसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। मतलब सोचो आपने लाइट को भेजा और लाइट केवल इतने एरिया में ही पूरी जा रही है, तो जितनी एनर्जी है वो खाली इसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट है, वही लाइट गई और वो इतने ज़्यादा बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो उतना ही इलाके में अब अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो जाएगी। तो वही चीज़ लिखा है कि रिड्यूस हो जाएगी इंटेंसिटी, द सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी डिक्रीजेज एंड द हाई ऑर्डर मैक्सिमम में बिकम ले प्रोनाउंस और डिसअपियर। क्योंकि ओवरऑल इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो सेंट्रल मैक्सिमा बनती है उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी और बाकी के जो पैटर्न बनते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा बनते हैं वो तो ऑलरेडी सेंट्रल मैक्सिमा से कितने छोटे होते हैं, कितनी ज़्यादा कम उनकी इंटेंसिटी कम होती है, तो वो और भी ज़्यादा मतलब एक तरह से डिसअपियर से होने शुरू हो जाएंगे। तो आप ये कहोगे कि सेकेंडरी मैक्सिमास हमको दिखने लगभग बंद हो जाएंगे अगर हम इस केस में देखेंगे, और रिजोल्यूशन जो है बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। इस तरह के डिफ्रैक्शन लिमिट जो है रिजॉल्व जो कर पाता है वो भी अब आपका बहुत कम हो जाएगा। अब आप
दो इमेजेस की फैल गई है लाइट, आपस में मर्ज कर रही है, तो डिफ्रैक्शन की इस अधिकता की वजह से, एक्सेस की वजह से अब बहुत प्रॉपर तरीके से रिजोल्यूशन नहीं हो पाएगा। सो दिस फिनोमिना इज एसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशन ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो इस तरह से हम वेव नेचर के एक और पहलू को देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेटा स्टेबल स्टेट एंड उसका रोल क्या है आपके लेज़र के एक्शन में। आपको लेज़र की थ्योरी से मालूम है कि मेटा स्टेबल स्टेट बहुत ही ज़रूरी अवस्था होती है, एक बहुत ही ज़रूरी कंडीशन होती है। अगर वो ना हो तो आपका सिस्टम तो नॉर्मल सिस्टम की तरह बिहेव करेगा और फिर वहाँ लेज़र भी नहीं होगा, लेजिंग एक्शन भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि अ मेटा स्टेबल स्टेट इज़ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल विद अ लॉन्गर यूजुअल लाइफ टाइम बिफोर इट डिके टू द लोअर एनर्जी स्टेट। तो कहने का मतलब क्या है कि मेटा स्टेबल में, मेटा मतलब क्या होता है कि ऐसी स्टेट होती है, एनर्जी स्टेट होती है जिनकी लाइफ टाइम ग्राउंड से तो कम होती है, लेकिन नॉर्मल जो एक्साइटेड स्टेट होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब कोई एटम मेटा स्टेबल स्टेट में आता है तो कंसिडरेबल ज़्यादा समय बिताता है वो यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द हायर लाइफ टाइम। तो आपके पास ये देखो यहाँ पर यही लिखा है कि लॉन्गर देन यूजुअल लाइफ टाइम बिफोर इट डिके टू द लोअर एनर्जी स्टेट। तो एटम जब मेटा स्टेबल स्टेट में होता है तो थोड़ा लंबा समय लाइफ टाइम ऑब्जर्व करता है इन कंपैरिजन टू द अदर एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे लिखा है इन लेजर मेटा स्टेबल स्टेट्स आर द क्रूशियल बिकॉज दे अलाउ फॉर द अकोमुलेशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन मैंने बताया था आपको कि देखो, मैं इसको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ आपके लिए। तो डायग्राम में ऐसे है, जैसे मान लो हमारे पास एक कोई ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, हमारे पास एक मेटा स्टेबल स्टेट है और हमारे पास उसके ऊपर एक एक्साइटेड स्टेट है। एटम जो थे ग्राउंड स्टेट में थे वो शिफ्ट करके कहाँ गए, ट्रांजिट करके गए एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ लाइफ टाइम है 10⁻⁸, तो डिके किए तो तुरंत कहाँ आ गए, मेटा स्टेबल स्टेट में। इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा है, तो जो यहाँ पर से ट्रांजिशन हो रहा है वो धीरे धीरे कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, इस मेटा स्टेबल स्टेट में। तो शुरू में क्या था, नंबर ऑफ एटम तो थे ही नहीं ग्राउंड स्टेट, मतलब मेटा स्टेबल स्टेट में। नंबर ऑफ एटम कहाँ थे, ग्राउंड स्टेट में। तो नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट बहुत ज़्यादा था नंबर ऑफ एटम इन द मेटा स्टेबल स्टेट। बट जैसे समय बीतता गया, ट्रांजिट हो के एटम इकट्ठा होने शुरू हो गए, तो नाउ N2 बिकम्स ग्रेटर देन N1। तो जो हालात पहले थे कि N1 ग्रेटर था N2 था, वो पलट गए, इन्वर्ट हो गए। पॉपुलेशन जहाँ ग्राउंड में ज़्यादा थी हायर में कम थी, अब हायर में ज़्यादा है ग्राउंड में कम है। सो दिस इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन इन्वर्जन, यही पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर मोर एटम्स आर इन द एक्साइटेड स्टेट देन इन द ग्राउंड स्टेट, सो दिस इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन। सो दिस पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नेसेसरी फॉर द स्टिमुलेटेड एमिशन टू अकर विच इज द फंडामेंटल प्रोसेस बिहाइंड द लेजिंग ऑपरेशन। अब देखो, इस आंसर में हमने कई सारे पॉसिबल क्वेश्चंस के भी आंसर कर दिए। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन किस प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए ज़रूरी है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है कि मेटा स्टेबल स्टेट अलाउ एटम टू रिमेन एक्साइटेड फॉर लॉन्गर एंड फैसिलिटेटिंग अ हायर पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड एटम कंपेयर टू द लोअर एनर्जी स्टेट। फिर उसके बाद दूसरा है स्टिमुलेटेड एमिशन। So the prolonged existence of atom in the metastable state increase the likelihood of the stimulated emission, a process where an atom photon induce the emission of another photon with the same phase, frequency and direction। ये क्या बता रहे हैं, ये stimulated emission को हम समझा रहे हैं कि सोचो क्या हुआ, मेटास्टेबल स्टेट में बहुत सारे एटम बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम कम है। तभी एक फोटोन आता है, वो फोटोन क्या करता है, इन एटम को एस्टिमुलेट कर देता है। एस्टिमुलेट करने का मतलब है इन सारे एटमों को एक साथ इन्फ्लुएंस कर देता है कि वो ग्राउंड स्टेट की तरफ जंप करें। तो वो जो फोटोन है वो भी रहेगा और साथ ही साथ इन सारे ट्रांजिशन से आने वाला जो फोटोन होते हैं वो भी वहाँ पर दिखेंगे, और ये हमारा लाइट एम्पलीफाइड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस के थ्रू लेज़र बन गई है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो मेटास्टेबल स्टेट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लेजिंग एक्शन। ना दिस इज़ द वेरी सेलिब्रेटेड क्वेश्चन आई वुड से, पहली बार पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मेरा पूरा मतलब है कि इसको अधिकतर लोगों ने गलत किया होगा। वॉर्टेक्स स्टेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वॉर्टेक्स स्टेट इन द सुपरकंडक्टर। तो मैं जल्दी से एक डायग्राम बनाता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टाइप 1 टाइप 2 दो तरह के सुपरकंडक्टर्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है मैं बताऊँ। H है
अप्लाइड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की, और ये मैग्नेटाइजेशन का कर्व है, उनका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, इस तरह का। यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है इसे कहते हैं SC1, और ये जो वैल्यू होती है इसे कहा जाता है SC2। तो और इसके पहले तो प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, दिस इज द प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और ये हो गई आपकी नॉर्मल स्टेट, मटेरियल नॉर्मल हो गया। और प्योर सुपर कंडक्टिंग से नॉर्मल के बीच में एक होती है वोर्टेक्स स्टेट, ये वाली स्टेट SC1 से लेकर के SC2 के बीच की जो स्टेट होती है उसको हम वोर्टेक्स स्टेट कहते हैं। तो जरा समझ लें, जो लिखा है बा उसको ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा है कि in type 2 superconductors, when subjected to the magnetic field above a certain threshold, magnetic flux penetrate the magnetic material in quantized tube known as vortices. Each vortex carries a quantum of magnetic flux and has a normal core surrounded by circulating supercurrents. So the arrangement and dynamics of these vortices significantly influence the superconductor property, especially its ability to carry current without the resistance. अब जरा समझो, ये है एक्चुअल वर्टेक्स स्टेट। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस। तो वर्टेक्स स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो बच्चा आप, कहाँ से? SC1 से लेकर के SC2 के बीच में हो क्या रहा है। देखो नॉर्मली क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जब हमारा कोई सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होता है तो जैसे ही उसको सुपर कंडक्टर बनाते हो तो वो क्या करता है, पूरी तरह से मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो उससे बाहर चली जाती हैं। मैग्नेटिक लाइन का इस तरह से बाहर चला जाना क्या कहलाता है? माइजनर इफेक्ट कहलाता है। लेकिन ये प्योर के लिए है या टाइप 1 के लिए है। टाइप 2 में क्या होता है, आपके पास ये सैंपल है, आपने उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड HC1 से ज़्यादा लगानी शुरू की। जब SC1 से ज़्यादा लगानी शुरू करोगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस पूरी तरह से बाहर नहीं जाएंगी, मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी वो इस सैंपल के अंदर से गुजर के जाना शुरू कर देंगी, और बंडल के फॉर्म में आप देखो इस सैंपल के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस गुजर के जा रही हैं। जब मैग्नेटिक लाइन गुजर के जाएंगी तो जहाँ से गुजरेंगी वहाँ पर कुछ वॉर्टिसेस, कुछ भंवर क्रिएट हो जाएंगी इस जगह पर, और यहाँ पर सुपर कंडक्टर जो होगा वो नॉन सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस तरह से जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड HC1 से ज़्यादा होती है तो आपके सुपर कंडक्टिंग सैंपल के अंदर वो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो गुच्छों के रूप में, बंडल्स के रूप में एंटर कर जाती हैं, और जितनी जगह पे एंटर करती हैं वहाँ उसका जो कोर होता है वो नॉन सुपर कंडक्टिंग टाइप का होता है, वहाँ पर कुछ सर्कुलेशन शुरू हो जाता है सुपर करेंट्स का। दैट सुपर करेंट्स आर कॉल्ड द वर्टिसेस, या जो बैंडल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के जो एंटर कर गए हैं गुच्छे के रूप में इस सुपर कंडक्टर के अंदर, उसको हम वर्टिसेस, वर्टेक्स कहते हैं। इसीलिए चूंकि यहाँ बहुत सारे वर्टेक्स बन जाते हैं इसको वर्टेक्स स्टेट कहते हैं। अगर और उसकी वजह से क्या होता है, आप देखो इसका मैग्नेटाइजेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो अभी सुपर कंडक्टर है बट उसका मैग्नेटाइजेशन कम हो गया है। ये कब तक चलता रहता है? जब तक कि आप किसी हायर मैग्नेटिक फील्ड SC2 तक ना पहुँच जाएँ। द मोमेंट आप SC2 तक पहुँचते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट में मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं उस मटेरियल के अंदर आके इस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, और जैसे ही आप SC2 से थोड़ा भी आगे बढ़ते हो तो आपका मटेरियल पूरी तरह से सुपर कंडक्टिविटी लॉस कर देता है। तो इस तरह से प्योर सुपर कंडक्टर और प्योर नॉर्मल के बीच में एक मिक्स स्टेट होती है, इंटरमीडिएट टाइप का कुछ मामला होता है जिसको कि हम वॉर्टेक्स स्टेट कहते हैं। तो वही चीज़ अब मैं फिर से इस सारी चीज़ को फिर से बताता हूँ। तो देखो लिखा है कि व्हेन द टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स आर सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, मतलब SC1 की बात करें, अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स पेनिट्रेट द मटेरियल इन क्वांटाइज्ड ट्यूब नोन एज वॉर्टिसेस। तो क्वांटाइज मतलब गुच्छों के रूप में एंटर करती हैं और उनको हम वॉर्टिसेस कहते हैं। तो ईच वॉर्टेक्स कैरीज अ क्वांटम ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हैज़ अ नॉर्मल यानी कि नॉन सुपर कंडक्टिंग कोर सराउंडेड बाई सर्कुलेटिंग सुपर करेंट। तो जो गुच्छा आता है तो उसके चारों तरफ सुपर करंट घूमने लगती हैं तो वो एक भंवर बनाता है, इसको हम वॉर्टेक्स कह रहे हैं। सो ये जो अरेंजमेंट होता है, दिस अरेंजमेंट एंड डायनेमिक्स ऑफ दीज वॉर्टिसेस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सुपर कंडक्टर प्रॉपर्टी, और उनकी जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी यानी कि जीरो रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी होती है उसको वो इन्फ्लुएंस करता है। तो इस तरह से आप समराइज़ करते समय आप कह सकते हो कि टाइप 2 सुपर कंडक्टर जो होते हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो किसी लोअर वैल्यू SC1 और किसी अपर वैल्यू SC2 के बीच में जो है
आपकी मैग्नेटिक वॉर्टिसेस जो है वो उस मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करती है, वही वॉर्टेक्स स्टेट जनरेट करता है। तो जैसे यहाँ पर एक तो होता है कि फ्लक्स क्वांटाइजेशन, हर वॉर्टेक्स के पास एक क्वांटाइज मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मतलब अगर मैं नंबर की बात करूँ, हो सकता है 500 मैग्नेटिक लाइनों का एक गुच्छा है, फिर 500 मैग्नेटिक लाइनों का दूसरा गुच्छा है, और उन 500 मैग्नेटिक लाइनों गुच्छों में सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, वहाँ सुपर करंट उसके चारों तरफ सर्कुलेट करती रहती है, दैट इज द वॉर्टेक्स स्टेट। उसके बाद फिर क्या होते हैं, वहाँ पर वॉर्टेक्स लैटिसेस बनते हैं, जाल बन जाता है वहाँ पर। सो द वॉर्टेक्स अरेंज देमसेल्फ इन द रेगुलर लैटिस पैटर्न टू मिनिमाइज द एनर्जी, ठीक है, फ्री एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए होता है। फिर इससे क्या होता है कि आपका सुपर कंडक्टिव सैंपल जो है वो सुपर कंडक्टिंग है, उसके अंदर कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ सुपर कंडक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वहाँ मटेरियल नॉर्मल है। तो ये बड़ा ही मिक्स्ड स्टेट किस्म का हालात हो जाते हैं जब वॉर्टेक्स स्टेट बनती है। अब ये हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था सुपर कंडक्टर को समझने के लिए, और इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिए गए इस वॉर्टेक्स स्टेट की डिस्कवरी के लिए। आई थिंक रशियन फिजिसिस्ट थे, सरोव ऐसे करके कुछ नाम था उनका। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वॉर्टेक्स स्टेट इज अ क्रूशियल फॉर द एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग हाई मैग्नेटिक फील्ड्स, एज द वॉर्टेक्स मूवमेंट कैन लीड टू द एनर्जी डिसिपेशन एंड अफेक्ट द सुपर कंडक्टर्स परफॉर्मेंस। तो अगर आप वॉर्टेक्स स्टेट के बारे में जानते हैं तो आप ये बता सकते हो कि किस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है, हमारा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, वो किस तरह की प्रॉपर्टी को शो करेगा। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्कैटरिंग लॉस क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर में। अब देखो, ऑप्टिकल फाइबर कैसे बनाते हो, ऑप्टिकल फाइबर आप बनाते हो बहुत सारे ग्लास, कोर भी ग्लास का होता है, क्लैडिंग भी ग्लास का होता है। अब ग्लास को बनाने में तो हम लोग केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब ग्लास बनाते समय मान लो कि उतनी प्योरिटी नहीं रह गई, या कुछ उसके अंदर कुछ स्कैटरिंग सेंटर बन जाते हैं, कुछ इम्प्योरिटी आ गई है, तो जब लाइट उस ग्लास से मूव करती है तो ये जो अनोमलीज होती हैं, जो कमियां होती, खामियां होती हैं, इन अजीब से एटमों से वो स्कैटर्ड हो जाती है लाइट। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि इसमें मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि द स्कैटरिंग लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर अकर्स व्हेन द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू द फाइबर, यानी जो कांच का कोर और क्लैडिंग उसे जब प्रोपोगेट करती है, सो डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू इम्परफेक्शन एंड इनहोमोजेनिटीज इन द ऑप्टिकल फाइबर। तो क्यों होती है स्कैटरिंग, कुछ इम्परफेक्शंस हैं, डेंसिटी कुछ वेरिएशन हो गया या कुछ इनहोमोजेनिटी आ गई उसकी वजह से। सो द प्राइमरी टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज द रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग होती है जो कि माइक्रोस्कोपिक वेरिएशन, मटेरियल डेंसिटी में जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएशन होता है उसकी वजह से होती है। उसके बाद एक और होती है मी स्कैटरिंग। मी स्कैटरिंग जो होती है वो होती है जब इम्परफेक्शंस होते हैं, इम्प्योरिटी होती है उसकी वजह से। तो एक तो डेंसिटी का वेरिएशन हुआ, उससे रेले स्कैटरिंग, एक इम्परफेक्शन है उससे मी स्कैटरिंग। तो ये जो स्कैटरिंग होती है, दिस स्कैटरिंग मैकेनिज्म लीड टू द एटेन्यूएशन ऑफ द सिग्नल एज इट प्रोपोगेट्स थ्रू द फायर। तो स्कैटरिंग मतलब होता है लाइट का बिखराव हो जाना, छितरा जाना। तो उसके बिखराव होने से जो उसकी एनर्जी का लॉस हो जा रहा होता है और सिग्नल का भी लॉस हो जा रहा होता है। तो स्कैटरिंग लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर किसकी वजह से होता है, मिनिमाइजिंग दिस स्कैटरिंग लॉसेस, वो मतलब अराइजेस फ्रॉम, सेंटेंस वही होना चाहिए कि एक स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग एंड मी स्कैटरिंग। थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा सेंटेंस दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे फिर से मैं दोनों को लिखना चाह रहा था, रेले स्कैटरिंग एंड मी स्कैटरिंग, आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। तो मिनिमाइजिंग दिन स्कैटरिंग लॉसेस एसेंशियल फॉर द एफिशिएंट सिग्नल ट्रांसमिशन ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर हम लंबी दूरी तक चाहते हैं कि हमारी लाइट, हमारा सिग्नल चलता रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसमें इन लॉसेस को कम करें, क्योंकि लॉस के थ्रू तो एनर्जी का बिखराव ही हो रहा है, जो कि हमारे लिए किसी भी लिहाज से फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। ओके, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में साई का क्या काम है, मैंने बताया है आपको। क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियो में आपने देखा होगा कि जो साई होता है, वेव फंक्शन होता है, उसके अंदर एक तरह से सारी इन्फॉर्मेशन रहती है सिस्टम की। तो अगर आपको कोई भी पार्टिकल, माइक्रोस्कोप पार्टिकल है, वो किस पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ है, इस प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना है, तो आपको इस वेव फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसके लिए देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द क्वांटम मैकेनिक्स द वेव फंक्शन साई प्रोवाइडेड अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वांटम स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सारी जानकारी उसके अंदर होती है। द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन साई स्क्वायर रिप्रेजेंटेड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द फाइंडिंग अ पार्टिकल इन पर्टिकुलर पोजीशन या स्टेट में, किसी पर्टिकुलर अवस्था में है या पर्टिकुलर पोजीशन पे है, उसको समझने के लिए हमें वेव फंक्शन नहीं बल्कि वेव फंक्शन के मॉड के स्क्वायर को समझना पड़ेगा। दस द वेव फंक्शन
encapsulated all the probabilistic information about the system's measurable property। encapsulated मतलब होता है अपने समाहित किए हुए है सभी तरह की इन probability information के बारे में जो कि फिजिकल वेरिएबल्स फंक्शन के साथ जुड़े हो सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में द वेव फंक्शन प्रोवाइड अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम्स स्टेट, जैसे प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, इसकी वजह से क्या होता है वेव फंक्शन का प्रोबेबिलिटी बताता है कि पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर अवस्था में पाए जाने की संभावना कितनी है। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एवरेज वैल्यू की बात करते हैं वैसे यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। तो ऑपरेटर थ्योरी में आइगन वैल्यू इक्वेशन में हम देखते हैं कि ऑपरेटर एक्टिंग ऑन द वेव फंक्शन गिव्स मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज सच एज द मोमेंटम और एनर्जी। तो किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो आपके पास कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपने मोमेंटम को निकालना चाहा, तो आप मोमेंटम के लिए उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करोगे आइगन फंक्शन पे, आइगन इक्वेशन के थ्रू, और आपको एक वैल्यू निकल के आएगी जो कि मोमेंटम की होगी। अब यहाँ पर वेव फंक्शन जो होता है वो मेन रिसोर्स होता है जिसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होता है और उससे फिर आपको मोमेंटम की वैल्यू निकल के बाहर आती है। अगर आप बार बार उसको ऑब्जर्वेशन करोगे तो आप मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है वेव फंक्शन का जिसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होता है और हमको आइगन वैल्यू देता है। सो द वेव फंक्शन इज रोल इज सेंट्रल टू प्रिडिक्टिंग द आउटकम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ द क्वांटम सिस्टम। क्वांटम सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सिस्टम है, उसके आउटकम्स क्या आएंगे, उसके क्या आउटकम्स होने वाले हैं, उसके आउटकम से हम क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, ये सारी जानकारी हमारे सामने तब आएगी जब हमारे पास एक प्रॉपर रीजनेबल वेव फंक्शन हो। उसी वेव फंक्शन के थ्रू ही हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है मैक्सवेल्स करेक्शन इन द एम्पियर लॉ। आखिर मैक्सवेल ने एम्पियर के लॉ में करेक्शन क्यों किए थे? बिकॉज एम्पियर लॉ तो मैक्सवेल से पहले से था और बहुत ही वेल एक्सपेरिमेंटली वैलिड एक लॉ था। देन व्हाई मैक्सवेल नीड टू मॉडिफाई इट? तो जरा समझे यहाँ पर क्या था। मैक्सवेल इंट्रोड्यूस द करेक्शन इन द एम्पियर्स लॉ टू अकाउंट फॉर द सिचुएशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस ओवर टाइम। द ओरिजिनल एम्पियर्स लॉ डिड नॉट कंसिडर द डिस्प्लेसमेंट करंट विच अराइजेस फ्रॉम द टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा समझो, ओरिजिनली जो आपके पास जो एम्पियर लॉ है वो क्या कहता है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू टाइम जे। ये आपका ओरिजिनल एम्पियर लॉ है। यहाँ पर जे जो है वो स्टडी करंट की करंट डेंसिटी है। अब स्टडी करंट क्या होती है? ऐसी करंट जिसमें टाइम के साथ चेंज ना हो, यानी कि वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होती है। तो जो बैटरी वगैरह की चलो करंट है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसी जगह हो कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही हो या टाइम वेयरिंग करंट हो तो क्या होगा? तो इस सवाल का कि क्या होगा, इसको समझने के लिए मैक्सवेल ने कहा कि आपको एम्पियर लॉ को रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि एम्पियर लॉ में एक टर्म आपको और जोड़ना पड़ेगा और उस टर्म को उन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसमें कि एनर्जी का टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के साथ डेरिवेटिव आता है, यानी कि टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन को भी डील करने के लिए सेकेंड टर्म यहाँ पर रखा गया। तो इस तरह से स्टडी कंडीशन टाइम से इंडिपेंडेंट जो करंट होती है उनके लिए पहला टर्म होता है और जो टाइम पे डिपेंडेंट करंट होती है उनके लिए ये दूसरा टर्म होता है, जिसको कि मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया था। तो वही चीज़ आपने लिखा है कि द ओरिजिनल एम्पियर लॉ did not consider the displacement current which arises from the time varying electric field. So by adding the displacement current term, Maxwell corrected law ensure the continuity of current and allow the prediction of the electromagnetic wave propagating through space. अगर आप मेरे लेक्चर जाके देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे, तो वहाँ मैंने बताया है कि जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है उसी की हेल्प से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की इक्वेशन हमारे सामने आती है और हम ये प्रूफ कर देते हैं कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर वो एडिशनल टर्म ना होता तो मैथमेटिकली हम उस सिमेट्री को ना देख पाते और फिर हमें कभी भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली इक्वेशन वहाँ पर ना मिल पाती। तो जेसी मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया था करेक्शन एम्पियर लॉ टू एड्रेस इनकंसिस्टेंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पहले डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म। ही एडेड द टर्म, दिस टर्म उन्होंने ऐड किया था टू अकाउंट फॉर द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन वेयर देयर इज नो फिजिकल करंट। इसको समझाने के लिए उन्होंने किया था और साथ ही साथ कंटिन्यूटी इक्वेशन के को भी उन्होंने सपोर्ट किया कि दिस करेक्शन इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस एंड अलाउ फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू द स्पेस। तो इन दो चीज़ों को उन्होंने इंक्लूड करने के लिए करेक्शन किया था। तो मैक्सवेल का जो करेक्शन था इसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को आपस में यूनिफाई कर दिया और एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार किया जिसकी सहायता से हम ये कह सकते हैं कि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द मोर प्रोफाउंड, और उसका एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक और दूसरा कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक। तो चलिए फिर इतना अभी इस पोर्शन में रखते हैं। आगे हम लोग को बात करनी है कि व्हाट इज़ द रेले क्राइटेरिया फॉर द रेजोल्यूशन है, दैट इज़ अबाउट द रेले क्राइटेरिया। ठीक है, रेले क्राइटेरिया से यहाँ पे लिखा है कि रेले क्राइटेरिया के बारे में बताइए, रिजोल्यूशन के लिए रेले क्राइटेरिया क्या है। तो रिजोल्यूशन के बारे में आपकी जानकारी क्या है कि जिसे होता क्या है, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं लेंस के थ्रू देखते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट का एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, हमारी आँख में फॉर्म होता है। और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो कैसा होता है, देखो जैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है तो एक सेंट्रल मैक्सिमा होगा और उसके बाद कुछ उसकी सेकेंडरी मैक्सिमा इस तरह से होगी। तो मेनली इमेज की इन्फॉर्मेशन सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर होती है। अब सोचें आपकी आंख पर दो तरह के पैटर्न, दो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो आपके पास दो इस तरह के डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहे हैं। अगर ये दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न दूर दूर हैं तो आपको दोनों चमकते हुए ऑब्जेक्ट कह लो, दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। तो आपके ब्रेन में आपको सिग्नल ये जाएगा कि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। जैसा कि आप लेक्चर में देखोगे मेरे, तो उसमें मैंने बताया है कि दो हेडलाइट से एक कार है, उसकी दो हेडलाइट हैं, कार बहुत दूर है, तो दूर होने की वजह से उन दोनों हेडलाइट का जो रोशनी है जो हमारी आंखों तक आती है तो मर्ज हो जाती है। तो हमें लगता है कि वो एक ही बल्ब है, एक बड़ा सा बल्ब है जो वहाँ पर चमक रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही ब्राइट लाइट का ऑटो रिक्शा आ रहा है जिस पर सिंगल बल्ब हेडलाइट होती है। लेकिन जैसे जैसे वो हमारे पास आता जाता है, वो कार हमारे पास आती है तो हमें उसकी दो अलग अलग हेडलाइट दिखना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर वही रिजोल्यूशन वाला खेल हो रहा है। अब रेले ने इसको कैसे समझाया था, रेले ने कहा था कि भाई देखिए, अगर आपके दिमाग पे आपके इंस्ट्रूमेंट जो आई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है तो उसका कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोनों आपस में कितना पास आ सकते हैं। ये दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न एक लिमिट तक पास आ जाएंगे, तब तक ये अलग अलग दिखाई पड़ेंगे ऑब्जेक्ट। और जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट इतना पास आए कि उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न आपस में मर्ज कर गए तो उस समय फिर आपको ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि द रेले क्राइटेरिया डिफाइंस लिमिट एट विच 2 पॉइंट सोर्सेज कैन बी डिस्टिंग्विश एज सेपरेट एंटिटीज़। मतलब रेले क्राइटेरिया उस लिमिट को बताते हैं कि जब दो पॉइंट ऑब्जेक्ट कितना पास पास रखे जाएं कि वो फिर भी एक दूसरे से अलग दिखाई पड़े, एक दूसरे से अलहदा दिखाई पड़े, उस लिमिट को ये रेले क्राइटेरिया जो होता है वो डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, two sources are resolvable when the principal maxima of the diffraction pattern of one image coincide with the principal minima of the diffraction pattern of the other and vice versa। एक वर्ड यहाँ पे और जोड़ दीजिएगा, vice versa। कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं, चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। देखो थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी जगह यहाँ पर बना लेता हूँ। जैसे आपने ऐसे किया कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न आपने बनाया, ये एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है इस तरह से, और ये उसकी सेकेंडरी मैक्सिमा है, एक ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है। अब आप क्या करो, यहाँ पर इस तरह से इसका मैक्सिमा का फुट मान लो, और एक दूसरा, और एक मिनट ऐसे कर देते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरह से है। ये दूसरे ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न आप देखो, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 का जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है ये पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 के फर्स्ट मिनिमा पे कोइंसाइड कर रहा है, और ऑब्जेक्ट नंबर 2 का जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नंबर 1 के फर्स्ट मिनिमा पे कोइंसाइड कर रहा है। तो जब ये कंडीशन होगी तो उस समय हमारे जो ऑब्जेक्ट होंगे, हमारे ऑब्जेक्ट इतने पास पास रखे गए होंगे कि इनको हम बस अब अलग देख ही पा रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा पास आए, ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर इससे ज़्यादा पास आएंगे, इससे ज़्यादा अगर हम इनको पास लाएंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में मर्ज हो जाएंगे और उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न भी उस हिसाब से रेले क्राइटेरिया कंडीशन को अब फॉलो नहीं करेंगे। तो वही चीज़ देखो यहाँ पर लिखी गई है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि 2 सोर्सेस आर रिजॉल्वेबल व्हेन द प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ वन इमेज कोइंसाइड विद द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द अदर, एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। तो दिस इज द रेले क्राइटेरिया फॉर द रिजोल्यूशन।
मैथमेटिकली इसको समझाने के लिए क्या कहते हैं, मैथमेटिकली दिस अकर्स व्हेन द एंगुलर सेपरेशन सेटिस्फाई रिलेशन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लेमडा बाई डी। ये फार्मूला यहाँ पर होता है, बाई डी होगा यहाँ पर, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द अपर्चर। तो अगर टेलीस्कोप वगैरह की बात हो रही है तो टेलीस्कोप में जो लेंस का डायमीटर होता है वो डी है, और जो लाइट आप यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ लेमडा है। तो उस लेमडा को अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे तो ये फार्मूला रेले क्राइटेरिया के लिए जस्ट रिजोल्यूशन के लिए थीटा की आती है। ठीक है, ये है रेले क्राइटेरिया, और इसमें आपको इसका आंसर जब भी आप दोगे तो आपको ये डायग्राम बनाना ज़रूरी होगा। दिस विल इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर। हालांकि थ्योरी से भी, भाषा लिख करके भी खाली आप काम चला सकते हैं, लेकिन वो काम चलाओ ही होगा मामला। अगला है कि सुपेरिटी ऑफ द हीलियम नियॉन लेज़र ओवर रूबी लेज़र। तो बच्चों आप लोगों ने अपने सिलेबस में 2 तरह के लेज़र पढ़े हैं, हीलियम नियॉन लेज़र और रूबी लेज़र। रूबी लेज़र जो होता है वो रूबी क्रिस्टल पे काम करता है, सॉलिड स्टेट लेज़र होता है। हीलियम नियॉन लेज़र जो होता है वो हीलियम नियॉन गैस के मिक्सचर पे काम करता है और एक ड्यूरेबल किस्म का लेज़र होता है। क्योंकि गैस जो होती है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, उसको हीट करोगे तो ऐसा नहीं कि उसमें क्रैक पड़ जाएंगे, वो टूट जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, वो सह लेता है। तो इसी चीज़ की वजह से हीलियम नियॉन लेज़र जो होता है वो सुपीरियर होता है रूबी लेज़र के साथ। कंटिन्यूस काम कर सकता है तो कंटिन्यूस वेव निकाल सकता है, जबकि रूबी लेज़र सिर्फ एक पल्स के फॉर्म में हीट लेज़र रेडिएशन बाहर निकालता है, फिर उसको ठंडा होने का समय चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे कंटिन्यूस ऑपरेशन, मतलब जैसे मैंने बताया कंटिन्यूस ऑपरेशन कर सकते हैं, तो हीलियम नियॉन लेज़र कैन ऑपरेट कंटिन्यूसली, जबकि रूबी लेज़र टिपिकली फंक्शन इन द पल्स मोड। क्योंकि हीट उसमें जनरेट होती है ना, तो हीट को सहने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको डिसिपेट करने के लिए रूबी क्रिस्टल को ठंडा होने का समय चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पर। जस्ट अ मिनट। ओके, दूसरा है बीम क्वालिटी। हीलियम नियॉन लेज़र प्रोड्यूस अ हाई कोहेरेंट स्टेबल बीम विथ अ सिंगल वेवलेंथ लगभग 6328 एंगस्ट्रॉम का, जो कि एक बेटर बीम क्वालिटी को जनरेट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बीम क्वालिटी इसकी अच्छी हो जाती है, कंटिन्यूस वेव निकलती है और करीब रेड कलर की इसमें एक रेडिएशन बाहर निकलता है। उसके बाद क्या है थर्मल मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि हीलियम नियॉन लेज़र जनरेट लेस हीट, रिड्यूसिंग द थर्मल डिस्टॉर्शन एंड अलाउिंग द मोर स्टेबल ऑपरेशन। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हीट को मैनेज कर लेता है। चूँकि गैस होता है तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती, तो हीलियम नियॉन लेज़र हैव सिंपल कूलिंग रिक्वायरमेंट एंड जनरली रिक्वायर लेस मेंटेनेंस कंपेयर टू द रूबी लेज़र। अगेन रूबी लेज़र इज़ अ सॉलिड स्टेट लेज़र, सो उसके अंदर थोड़ा सा सॉलिड स्टेट मटेरियल को थर्मली स्टेबल रखने के लिए उनमें ठंडा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इस वजह से वहाँ पर ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे लिखा है दीज फैक्टर्स मेक हीलियम नियॉन लेज़र मोर सुटेबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग स्टेबल एंड कंटिन्यूस लेज़र आउटपुट। ठीक है, ओके। अब देखिए अगला होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द हाउ टू कंपेयर, व्हाट आर द लिमिटेशंस, और क्या होती हैं कंपैरिजन करिए आप स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर को। देखो ये जो स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स की बात होती है, ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का, उसके प्रोफाइल के साथ जुड़ा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका प्रोफाइल कैसा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, बहुत कुछ समझ जाओगे आप, और आखिरी में कुछ डायग्राम में इसके बना दूंगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि द ऑप्टिकल फाइबर्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट इन द मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम एंड दे ट्रांसमिट द लाइट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विथ मिनिमम लॉस। बिल्कुल सही बात है। ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है, तो पहले तांबे के पीतल के तार होते थे, तो जब उस तार से करंट का फ्लो होता था या सिग्नल का फ्लो होता था तो बहुत सारा लॉस होता था। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन की समझ लो जान है, उनकी बैकबोन है। तो बहुत सारा डाटा अगर हम बहुत ही रिलायबिलिटी के साथ, बहुत ही गारंटी के साथ, मिनिमम लॉस के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना चाहते हैं, देन ऑप्टिकल फाइबर इज़ द बेस्ट चॉइस। तो 2 प्राइमरी टाइप के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल के बेसिस पे हम बनाते हैं, दैट इज़ द स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो ये इन दोनों के बंटवारा का जो तरीका है वो होता है कि कोर का आपका प्रोफाइल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोफाइल किस तरह का है। तो स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स ये 2 तरह के होते हैं। स्टेप, जैसे स्टेप मतलब होता है जीना, जैसे आप स्टेयर्स होते हैं ना, तो स्टेप में क्या होता है, स्टेप ऐसे बनता है, इस तरह से स्टेप बनता है। जैसे आप जो स्टेयर्स चढ़ते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से स्टेयर्स बनी होती हैं, तो इनको स्टेप कहते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3, चरण जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं। तो यहाँ पर
स्टेप इंडेक्स में क्या होता है, इन स्टेप इंडेक्स फाइबर द कोर हैज़ यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड देयर इज अब्रप्ट चेंज, या कह लो स्टेप टाइप चेंज होता है टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग। दिस शार्प बाउंड्री कॉज लाइट टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस एंड गाइडिंग द लाइट थ्रू द fiber. However, different light modes path can travel varying distance, leading to the modal dispersion, which can limit bandwidth and signal quality over the long distance. अब जरा जल्दी समझ लो ये सब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, सबका क्या मतलब है। इसका मतलब बच्चा ये है कि आप जब स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ये कोर है, ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस कहूँ तो ये सेंटर है, तो समझ लो r डिस्टेंस तक कोर चल रहा है, तो ये आपका कोर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कोर है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज इसका 1.45 है, सपोज ये है। उसके बाद अचानक से क्लैडिंग शुरू हो जाएगा और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.35 है। तो आप देखोगे तो ये जो कोर क्लैड बाउंड्री है, यानी ये हिस्सा कोर का है और ये जो हिस्सा है ये क्लैडिंग का है, तो कोर क्लैड बाउंड्री पे अचानक से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 से घट करके 1.35 तक हो गया। तो जब आप इस तरह का ऑप्टिकल फाइबर लेते हो जिसमें कि ये हिस्सा कोर का होता है और बाहर का हिस्सा क्लैडिंग का होता है, तो जब इसमें से लाइट गुजरती है तो लाइट जो होती है वो इस तरह से अचानक से रिफ्लेक्ट करती है यहाँ से इस बाउंड्री से और आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग पाथ पे जब वो चलती है, बहुत सारी रे आपने भेजी हैं, तो बहुत सारी रे जब चल रही है तो वो अपने अपने पाथ के हिसाब से चल रही है, बाउंड्री पे एब्रप्टली यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख रही हैं। तो ये जो देख रहे हो यहाँ पर ये एक साथ नहीं होती, इनमें मोडल डिस्पर्सन हो जाता है, इनके मोड डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बैंडविड्थ होता है वो लिमिटेड हो जाता है। मतलब हमारे ऑप्टिकल फाइबर में एक तरह की लिमिटेशन आ जाती है, उसमें प्रोपेगेट करने वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है। ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होता है, ग्रेडेड इंडेक्स में हम ये करते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेंटर पर सबसे ज़्यादा है, मतलब 1.45 है। उसके बाद फिर यहाँ पहुँचोगे तो 1.44 हो गया, फिर यहाँ पहुँचोगे 1.444 हो गया, यहाँ पहुँचोगे 1.39 हो गया, 1.6 हो गया, फिर 1.35 है। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेजुअली इस तरह से मूव करता है, मतलब चेंज होता है। तो उसका प्रोफाइल ये होगा, ये हो गया प्रोफाइल कोर का, और फिर ये क्लैडिंग का, और ये आपका कोर क्लैडिंग। तो यहाँ पर प्रोफाइल पे एब्रप्टली चेंज नहीं होता, जो कोर क्लैडिंग की बाउंड्री होती है वहाँ पर एकदम से जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जैसे वहाँ 1.45 से एकदम से घट के 1.35 हो गई थी, इस तरह ग्रेजुअल चेंज, उस तरह का अब्रप्ट चेंज नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता चला जा रहा है। इसकी वजह से वो सारी दिक्कतें जो मोडल डिस्पर्सन वगैरह की थी सिंगल स्टेप इंडेक्स फाइबर में, वो यहाँ पर नहीं रहती हैं, उसको दूर कर लिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर फीचर अ कोर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम कोई सेंट्रल वैल्यू होती है टुवर्ड्स द क्लैडिंग। दिस ग्रेडियंट कॉज लाइट रे टू बेंड स्मूथली एज दे ट्रेवल थ्रू द कोर, रिड्यूसिंग द डिफरेंस इन द पाथ लेंथ फॉर वेरियस मोड। परिणाम स्वरूप consequently the graded index fiber exist lower modal dispersion comparison to the step index fiber and allowing the higher bandwidth and improve performance in the data transmission। इतना कर दो कि ये लॉन्ग के लिए भी आपको यही आंसर, इस तरह का आंसर आपको मिल जाएगा, और आप वहाँ 2 नंबर के लिए भी लिख सकते हो और डायग्राम बना के इसको लॉन्ग में भी लिख सकते हो। तो की डिफरेंसेस की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो की डिफरेंसेस में आपके पास ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल का एक तो होता है, स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज़ यूनिफॉर्म कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद एन एब्रप्ट चेंज इन द क्लैडिंग, व्हाइल द ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हैव ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द कोर। मोडल डिस्पर्सन की बात करें तो स्टेप इंडेक्स फाइबर एक्सपीरियंस हायर मोडल डिस्पर्सन ड्यू टू द वेरिंग पाथ लेंथ ऑफ मोड, वेयरएज ग्रेडेड इंडेक्स मिनिमाइज द एफर्ट ड्यू टू द देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेडियंट। वही चीज़ जो मैंने बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज होता रहता है, तो जो एकदम से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं ऑब्जर्व करती है आपकी लाइट, वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करती है और धीरे धीरे बेंड होती है, जिसकी वजह से मोडल डिस्पर्सन को हम कंट्रोल कर ले जाते हैं। मोडल डिस्पर्सन जब कंट्रोल हो जाता है तो आपकी जो बैंडविड्थ होती है वो भी बढ़ जाती है। तो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर सपोर्ट हायर बैंडविड्थ देन द स्टेप इंडेक्स फाइबर, मेकिंग देम सुटेबल फॉर द हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। तो अगर हम सबको आखिरी में समेटें तो ये एप्लीकेशन की बात करें तो आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर यूज इन द एप्लीकेशन वेयर सिंप्लिसिटी एंड कॉस्ट आर प्रायोरिटाइज, मतलब सिंपल रहे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिस्टम ना हो, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ना हो, कॉस्ट भी कम हो, क्योंकि स्टेप इंडेक्स को बनाना आसान होता है। ग्रेडेड इंडेक्स में ये इस तरह से कोर की प्रोफाइल करना, उसकी लेयरिंग करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमको ये सब देखना पड़ेगा। सच एज शॉर्ट डिस्टेंस, सच एज जस्ट अ मिनट,
जैसे अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस डाटा लिंक या सेंसर सिस्टम इस्तेमाल करना है, देन दिस इज़ गुड। आपका जो ऑप्टिकल फाइबर, ये जो स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये अच्छा होता है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो होते हैं ये प्रेफर किए जाते हैं टेली कम्युनिकेशन में और नेटवर्क एप्लीकेशन में, जहाँ हाई बैंडविड्थ और लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंस का सवाल होता है। तो इस तरह से इन दोनों तरह के जो मोड है उसमें हमने अंतर समझ लिया। फिर हमारे पास आता है कि भाई टॉप डाउन और बॉटम अप मेथड क्या होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम नैनो ऑब्जेक्ट मतलब 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁹ मीटर तक के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। इतने छोटे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। तो सवाल है कि इतने छोटे ऑब्जेक्ट बनाए कैसे जाएँ। तो बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप एटॉमिक लेवल शुरू करें, आप एटमों को लें जो कि 10⁻⁻10 ऑर्डर के होते हैं, फिर उनको जोड़ के हज़ारों ऐसे एटमों को मिला करके आप एक ऐसा मटेरियल बनाएं जिसकी डायमेंशन 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर तक की हो। तो उसको हम नैनो साइंस में कहेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके पास कोई बड़ा ऑब्जेक्ट था, आपने उसको तोड़ के सेंटीमीटर के रेंज का था, उसको तोड़ के 10⁻⁷ से 10⁻⁹ तक ले आए। तो ये भी नैनो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। तो एक है तोड़ के, एक है जोड़ के। तो जो तोड़ के होता है, इसमें बड़े से छोटा लाते हैं, इसको टॉप में बड़ा है और फिर छोटा कर दिया, तो टॉप डाउन वो हो गया। और दूसरा होता है बॉटम अप, जोड़ के। आपके पास बॉटम बहुत छोटे के, उनको जोड़ के आप नैनो साइंस तक ले गए, नैनो 10⁻⁹ से 10⁻⁷ तक ले गए हैं। तो ये बॉटम अप है। तो एक तरफ है टॉप डाउन, मतलब बड़ा था छोटा किया तोड़ा, और बॉटम अप मतलब है छोटे थे बड़ा किया जोड़ा। तो टॉप डाउन बॉटम अप, इस तरह से इनके नाम रखे गए हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो होता है, इट इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेटिंग मैटर एट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल टू क्रिएट द मटेरियल्स विथ यूनिक प्रॉपर्टीज़। हाँ, मैनिपुलेट मतलब होता है उनको जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, ये सब करते हैं। इसकी हेल्प से करते क्या है कि हम मटेरियल्स की यूनिक प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जब उसको हम एक पर्टिकुलर रेंज में ले आते हैं, एक पर्टिकुलर साइज में ले आते हैं। तो दो प्राइमरली अप्रोचेज़ हैं फैब्रिकेटिंग नैनो स्ट्रक्चर्स, मतलब नैनो स्ट्रक्चर को फैब्रिकेट करने के लिए। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन में क्या होता है, दिस मेथड स्टार्ट विद द बल्क मटेरियल एंड सिस्टमेटिकली रिड्यूस देम टू द नैनो स्ट्रक्चर थ्रू द वेरियस टेक्निक। ठीक है ना, हम उसको स्ट्रक्चर तरीके से तोड़ते रहते हैं, नैनो स्केल स्ट्रक्चर को मतलब धीरे धीरे तोड़ के उसको लोअर लेवल पे लेके आते हैं। लिथोग्राफी में क्या होता है कि पैटर्न आर इच्ड ऑन द मटेरियल यूजिंग लाइट फोटोग्राफी और इलेक्ट्रॉन बीम, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी कॉमनली यूज द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो टॉप डाउन में जैसे आपके पास एक सेमीकंडक्टिंग का टुकड़ा है, एक वेफर है, आपने उसको खुरचना शुरू किया इलेक्ट्रॉन के थ्रू, लेजर बीम के थ्रू, और इसके थ्रू आप एक पैटर्न, बहुत ही नैनो लेवल का पैटर्न वहाँ पे बना रहे होते हैं। नैनो सर्किटरी डिजाइन करने में इसका मेथड यूज होता है। एक है मैकेनिकल मिलिंग। मिलिंग मतलब होता है पीस चक्की, जैसे चक्की में आप गेहूं डालते हो, आटा निकालते हो, तो आटा तो मतलब बहुत ही बारीक उसके पार्टिकल होता है ना, गेहूं तो बड़ा होता है। तो जैसे बल्क मटेरियल्स होते हैं, बल्क मटेरियल्स आर ग्राउंड इनटू नैनो पार्टिकल यूजिंग हाई एनर्जी बॉल मिल। एक तरीका होता है बॉल मिलिंग। इचिंग, जैसे मैंने बताया, लिथोग्राफी में होता है केमिकल और फिजिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम मटेरियल को रिमूव करते हैं और उसको नैनो स्केल तक लेकर के आते हैं। एडवांटेज क्या होता है कि ये चूँकि बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल कंट्रोल्ड मेथड्स होते हैं, तो इसकी वजह से हाई प्रिसिशन के साथ सुटेबल होते हैं लार्ज स्केल ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। आपको बड़े लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर आपको नैनो पाउडर बनाना है तो आप इसका काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में क्या कहते हैं कि इसमें डिफेक्ट्स आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अगर आप तोड़ रहे हो, रैंडमली तोड़ रहे हो, तो तोड़ते हो सकता है कुछ का साइज़ कुछ ज़्यादा ही टूट जाए, कुछ कम टूटे। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली इक्विपमेंट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं अगर आप चाहते हो किसी की यूनिफॉर्मिटी, होमोजेनिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो होमोजेनिटी का एक इशू होता है जो कि इस प्रोसेस में हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में होता है। बॉटम अप में क्या होता है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, एटम बाय एटम से, आप देखो लिखा है बिल्ड नैनो स्ट्रक्चर बिल्ड एटम बाय एटम और मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। आप माइक्रो लेवल के, नैनो लेवल से भी छोटे एटॉमिक लेवल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, एटम होते हैं, आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं, आप उनको जोड़ते हो एक दूसरे के साथ और जोड़ करके उसको थोड़ा सा बड़ा लेवल पे लेके आते हो। तो जैसे इसमें आपका केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड होता है। इसमें क्या होता है, गैसियस रिएक्टेंट को हम आपस में मतलब रिएक्ट कराते हैं और फिर जो वो प्रेसिपिटेट होते हैं, वो जो डिपॉजिट होते हैं, उनको हम फिल्म के रूप में एक तरह से लेयरिंग कर लेते हैं। तो केमिकल वेपर डिपोजिशन में हम एटॉमिक लेवल पे जो गैस मॉलिक्यूल है उनको रिएक्ट कराते हैं और फिर उनसे हम नैनो लेवल की फिल्म की लेवल्स बनाते हैं। तो दिस इज़ अ बॉटम अप अप्रोच। उसके अलावा एक अप्रोच होता है सेल्फ असेंबली, जहाँ मॉलिक्यूल को स्पॉन्टेनियसली ऑर्गेनाइज करते हैं किसी ऑर्डर
सॉलिड स्ट्रक्चर में, ताकि वो किसी केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू आपस में मिले और हमारे लिए जो ज़रूरी ऑब्जेक्ट है जिस लेवल का उसको बना ले जाएं। सॉल्व जेल प्रोसेस जो होता है वो भी एक बॉटम अप अप्रोच का प्रोसेस है, जहाँ की केमिकल सॉल्यूशंस को हम सोल्यूशन फॉर्म से लेकर के जेलस फॉर्म में, नेटवर्क फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम अपने नैनो मटेरियल को उससे बनाते हैं। एडवांटेज क्या है, ये बहुत ही फीवर डिफेक्ट्स में डिफेक्ट्स बहुत कम होते हैं और बेटर कंट्रोल होता है, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं ना, तो हमारा कंपोजिशन क्या करना है, किस तरह केमिकल रिएक्शन करनी है, वो सब हमने करवाई हैं, तो हमें मालूम है कि उसमें क्या होता है। सो विद हेल्प ऑफ इट कैन प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच आर नॉट अचीवेबल बाय द टॉप डाउन अप्रोच। तो हम उस तरह के मटेरियल बना लेते हैं जिनको कि हम टॉप डाउन अप्रोच से नहीं निकाल सकते। लेकिन डिसएडवांटेज यहाँ पर है कि आपको अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा रिच नहीं है कि बॉटम अप अप्रोच को अच्छी तरह से समझती रहे और पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते, क्योंकि अभी बहुत सारा केमिस्ट्री है, बहुत सारे फिजिक्स प्रिंसिपल हैं जो कि इस लेवल पे काम करते हैं सेल्फ असेंबली जैसे प्रोसेस में, जिसको हम नहीं जानते हैं। तो हमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो गया, इंटीग्रेटिंग हो गया, एग्जिस्टेंस कैसे हो रहा है, इसको इन टेक्नोलॉजी के थ्रू अभी हम बिल्कुल समझ में नहीं पा रहे हैं उतना अच्छे तरीके से। एप्लीकेशन की बात करें तो टॉप डाउन अप्रोच है वो हमें एक तरह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री में सर्किट्स बनाने में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बॉटम अप मेथड जो होता है वो ऐसे नैनो मटेरियल्स को बनाते हैं, इसको हम ड्रग्स में इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, थिन फिल्म की कोटिंग करने में इस्तेमाल होते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर हमें कैटलिस्ट प्रोसेस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के कुछ अभी एडवांस प्रोसेसेस हैं जो कि बॉटम अप अप्रोच के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इनमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स में एक सवाल होता है कि डिफरेंस बताइए, व्हाट डू मीन बाय ग्रुप वेलोसिटी एंड व्हाट डू मीन बाय फेज वेलोसिटी। इसके तार जुड़े हुए हैं de Broglie वेवलेंथ कॉन्सेप्ट से। de Broglie ने कहा था कोई मटेरियल पार्टिकल जब होता है, माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल जो होता है, जब वो मूव करता है तो उसके साथ एक वेव नेचर जुड़ जाता है। जब बात आती है कि वेव नेचर जुड़ जाता है तो फिर वहाँ बात खुलती है कितनी, मतलब वेव नेचर मतलब कितनी वेव जुड़ती हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा मूविंग पार्टिकल जो है जब वो वेव नेचर को शो करता है तो क्या इस मूविंग पार्टिकल को बिलोंग करती हुई एक सिंगल वेव होती है, मतलब एक पार्टिकल के लिए एक वेव होती है, या एक पार्टिकल के लिए वेव का पूरा गुच्छा होता है। एक पार्टिकल एक है लेकिन जब वो इस तरह से वेव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो नंबर ऑफ वेव्स के साथ जुड़ गई। यहीं से दो सवाल निकल के आते हैं। अगर सिंगल वेव को मानते हो तो उसकी वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहते हैं। अगर आप समूह मानते हो वेव का तो उनकी जो कलेक्टिव वेलोसिटी होती है उसको ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। फेज वेलोसिटी में क्या होता है, द फेज वेलोसिटी इज द रेट एट विच फेज ऑफ द वेव प्रोपोगेट इन स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है वी पी बराबर ओमेगा बाई के। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, और k बराबर जो होता है वो 2 पाई बाई लेमडा होता है। तो आपकी जो वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी आपको मालूम है, उसकी वेवलेंथ मालूम है, तो आप ओमेगा निकाल सकते हो, आप k निकाल सकते हो, उसका रेशियो ले लोगे तो वो आपकी उस वेव की, उस सिंगल वेव की फेज वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे लिखा है वेयर ओमेगा इज द angular frequency and k is the wave number. So the phase velocity indicates how a point of constant phase move. मतलब एक वेव का एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम फेज से रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, इसको हम फेज वेलोसिटी से कहते हैं। ग्रुप वेलोसिटी कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ये कहते हैं कि आप मतलब आपके पास बहुत सारे वेव्स हैं, वो वेव आपस में सुपर इम्पोज कर गए हैं, इंटरफेयर कर गए हैं, और फिर उन्होंने अपना एक एनवेलप बना लिया है, और वो जो एनवेलप है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे भीड़ की बात करें, भीड़ है, 50 लोगों की भीड़ है, पूरी की पूरी भीड़ मूव कर रही है, ग्रुप वेलोसिटी। और 50 लोगों में से एक इंसान है, वो अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, एक तरह से कह सकते हो उसकी फेज वेलोसिटी का वो विजुलाइजेशन है। सो यहाँ पे लिखा है द ग्रुप वेलोसिटी इज द स्पीड एट विच ओवरऑल एनवेलप शेप ऑफ द वेव एम्पलीट्यूड often associated with the energy or information transfer या propagate. It is defined at dw by dk. तो इसकी परिभाषा क्या है, ग्रुप वेलोसिटी किसकी स्पीड होती है, ओवरऑल एनवेलप की। एनवेलप वर्ड को आपको यहाँ पे यूज करना है बिकॉज यही उसका टेक्निकल वर्ड है। एनवेलप मतलब पूरे वेव का जो पूरा समूह का जो पूरा एक तरह से कलेक्टिव एफर्ट है, कलेक्टिव इफेक्ट है, वो जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसको हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। और साइंस में ग्रुप वेलोसिटी जो होता है वो वेव की इंफॉर्मेशन, वेव के पूरे ओवरऑल जो उसका जो इंफॉर्मेशन है कह सकते हो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ग्रुप वेलोसिटी इज समटाइम मोर रिलेवेंट देन द फेज वेलोसिटी।
नेचर की बात करें तो फेज वेलोसिटी जो है वो परटेन करता है इंडिविजुअल वेव फेज, वाइल द ग्रुप वेलोसिटी इज रिलेटेड विद द एनवेलप ऑफ द वेव पैकेट। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ग्रुप वेलोसिटी ऑफन रिप्रेजेंटेड द स्पीड एट विच इन्फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी ट्रेवल्स, वेयर द फेज वेलोसिटी डज नॉट नेसेसरी कन्वे द इन्फॉर्मेशन। जैसे आपके पास कोई सिग्नल है तो सिग्नल एक तरह की इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, बाइनरी सिग्नल है 1 0 यस नो की इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, तो जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो उस सिग्नल के ग्रुप वेलोसिटी से रिप्रेजेंट होती है, ना कि उस सिग्नल के किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की वेलोसिटी से। रिलेशन टू मीडियम होता क्या है कि इन डिस्पर्सिव मीडियम फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी कैन डिफर सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी ऑफ द मीडियम प्रॉपर्टीज। आप याद करें जब मैंने वेव वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखवाया था तो वहाँ पर एक रिलेशन था आपके पास कि ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो फेज वेलोसिटी माइनस वीपी टाइम लेमडा टाइम डी वी पी बाई डी लेमडा, इस तरह का फार्मूला होता है। तो ये डिस्पर्सिव मीडियम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए बनने वाले फार्मूले को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी आपस में डिस्पर्सिव मीडियम के नेचर पर डिपेंड करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज वेलोसिटीज क्रूशियल फॉर द फील्ड लाइक द ऑप्टिकल, टेलीकम्युनिकेशन एंड द क्वांटम मैकेनिक्स वेयर प्रोपोगेशन कैरेक्टरिस्टिक इम्पैक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस। जरूरी होता है जहाँ पर सिस्टम के परफॉर्मेंस को समझने के लिए। इंटरफेरेंस में बच्चों आपके पास एक चैप्टर होता है, एक टॉपिक होता है जिसको आप कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, कि व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज। तो मैंने आपको बताया है कि कोहेरेंट सोर्सेज वो कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है जो कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस को समझने के लिए ज़रूरी होती है। आप इंटरफेरेंस को सस्टेन इंटरफेरेंस को नहीं समझ सकते, आप ऐसा इंटरफेरेंस नहीं पा सकते जो कि समय के साथ रुका रहे, जिसकी आप स्टडी कर सकें, अगर आपकी सोर्सेज कोहेरेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपने लिखा है कि कोहेरेंट सोर्सेज आर लाइट सोर्सेज दैट एमिट वेव विद द कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द सेम वेव फॉर्म, सेम पोलराइजेशन स्टेट, सेम डायरेक्शन में, सेम फेज रिलेशन के साथ जो वेव एमिट करते हैं उनको हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। दिस कोहेरेंट इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न भी कह सकते हो। क्लियर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए, बनाने के लिए कोहेरेंट सोर्सेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता, बहुत ज़्यादा मतलब इट्स मस्ट काइंड ऑफ कंडीशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसमें कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी होती है, द सोर्स एमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करते हैं। आइडेंटिकल वेव फॉर्म होता है, इसका जो शेप होता है, वेव फॉर्म का जो शेप होता है वो हमेशा सेम होता है। इंपॉर्टेंट में क्या होता है इसकी कोहेरेंट सोर्सेज की इंटरफेरेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, तो कोहेरेंट सोर्सेज आर नेसेसरी फॉर ऑब्जर्विंग स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न as the superposition of these waves lead to the predictable constructive and destructive interference। तो यहाँ पर ये लिखा है स्टेबल या इसे सस्टेनेबल भी कह सकते हो। तो कोहेरेंट सोर्सेज जब होते हैं तो इंटरफेरेंस जो होता है वो सस्टेन करता है, समय के साथ रुका रहता है मतलब जिसकी आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपको टेलीस्कोप के थ्रू उनकी फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो आपके सामने पहली बात तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न की वो ब्रेथ फ्रिंजेस बनी रहनी चाहिए ना समय के साथ। जब आप टेलीस्कोप पे जाओ देखो तो आपको दिखे ना कि वहाँ फ्रिंजेस हैं। अगर वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं तो आप कहाँ से उनकी चौड़ाई निकाल पाओगे, इवन आप देख भी नहीं पाओगे आँखों की तेज़ बदलते हुए पैटर्न को। तो ये डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक पर्टिकुलर जगह पे बने रहें, इसीलिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो जैसे लेज़र है, तो लेज़र जो होता है बहुत ही हाई कोहेरेंट लाइट एमिट करता है और इसके लिए होलोग्राफी और फाइबर ऑप्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सिंक्रोनाइज लाइट सोर्स होते हैं कि 2 लाइट सोर्स ड्राइव फ्रॉम द सेम पेरेंट सोर्स कैन एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स। एक ही लाइट सोर्स से अगर आप 2 सोर्स बनाते हो, एक पेरेंट सोर्स होता है, उससे 2 सोर्स बनाते हो, तो चूंकि एक ही सोर्स से बने हुए हैं तो इसलिए उनके अंदर कोहेरेंसी रहती है। तो दिस इज द प्रोसेस जहाँ कि हम कोहेरेंट सोर्सेज को बना सकते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास 2 बल्ब हैं, 2 इंडिविजुअल बल्ब हैं, आपने 2 ट्यूबलाइट खरीद के लाया, एक ही कंपनी की, एक ही दाम की, तो क्या वो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम कर सकते हैं? जवाब नहीं। क्यों नहीं काम कर सकते? क्योंकि होता क्या है कि ना अरबों अरब एटम्स होते हैं जो लाइट को इमिट करने में इन्वॉल्व करते हैं। आप चाहते हो कि 2 ट्यूबलाइट के अंदर वो अरबों अरब एटम बिल्कुल एक जैसा बिहेव करें, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी, जहाँ दिक्कत होगी वहीं से उसमें कोहेरेंसी बिगड़ जाएगी। तो इसका तरीका क्या है कि हम एक लाइट सोर्स लें और उस सामने 2 मिरर रख दें, तो मिरर्स में उन्हीं लाइट सोर्स की लाइट जा रही और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही, तो वो जो 2 मिरर होंगे वो 2 कोहेरेंट सोर्सेज की तरह से काम करेंगे, क्योंकि वो एक ही ट्यूबलाइट से निकलने वाली लाइट के 2 हिस्सों को तोड़ करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से हम तरीके अपनाते हैं कोहेरेंट सोर्सेज को बनाने के, हम कोई 2 बल्ब के थ्रू ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कोहेरेंसी लिमिटेशन, और वो सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।